हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एक्सटैटिक पाठशाला। आज हम इस वीडियो में द लास्ट लेसन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले जाके पार्ट 1 देखना, तभी पार्ट 2 समझ में आने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। वीडियो तक हमने ये चीज़ समझ ली थी कि जब फ्रांस अपने स्कूल में पहुंचता है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें अनयूजुअल दिखती हैं, जैसे टीचर का बिहेवियर, वहाँ पे बैठे हुए बच्चे, जो पीछे विलेजर्स बैठे होते हैं वो, और टीचर के कॉस्ट्यूम जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन डेज पे पहनते थे। ये सब कुछ हमने देखा। अब जैसे ही फ्रांस इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है, वो देखता है लास्ट बेंचेस को। लास्ट बेंचेस पे वो क्या देखता है, जो हमेशा खाली रहते थे उन पे विलेजर्स बैठे होते हैं विलेज में। As he is thinking about it all, he notices that the last benches, which remain usually empty, are occupied by the village men. While he is wondering about all these things, he hears his teacher saying that it is the last French lesson for the students because of the orders from Berlin. These words seem a thunderclap to him, as he hardly knows how to write French. The books which have been seemed such a nuisance a while ago are now old friends for him. तो ये इतना हमने पढ़ लिया था कि जब वो इस सब के बारे में सोच रहा होता है, वो विलेज मैन को देखता है, उसके बाद उसके टीचर उसे बताते हैं कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, और उसके बाद उसे रिग्रेट फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको हार्डली पता होता है कि फ्रेंच को लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। और वो बुक्स जो उसे सच अ न्यूसेंस लग रही थी थोड़ी देर पहले, अब उसके लिए ओल्ड फ्रेंड्स हो गई थी, जिनके ऊपर वो गिव अप नहीं कर सकता था। गिव अप नहीं कर सकता था मतलब उन्हें छोड़ नहीं सकता था, उन्हें लीव नहीं कर सकता था। हमारे ओल्ड फ्रेंड्स क्या होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, राइट? तो अब हम इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। He starts regretting his deeds of procrastination. Also, as he is not prepared for the test, he fails to repeat the rules of participles in front of the class and feels bad but still doesn't get scolded by his teacher, who says that it is the fault of everybody, including his parents and teacher, to procrastinate and regret. After the lesson on grammar, the students practice writing, for which M. Hamill had brought new notebooks for the students, and then study history. जब उसको पता चलता है कि ये आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो वो रिग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है जब वो करता था जब उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी। यही सब सोचते सोचते उसकी चांस आ जाती है पार्टिसिपल्स का रूल जिसका आज टेस्ट था क्लास में, उसको रिसाइट करने की। और क्योंकि वो उसको पढ़ के नहीं गया होता तो वो उसे रिसाइट भी नहीं कर पाता। तो बुक में ये चीज़ आपकी लिखी है कि फ्रांस ये सोचता है कि मैं उस दिन कुछ भी कर सकता था उन पार्टिसिपल्स को बिना किसी मिस्टेक के सुनाने के लिए, लेकिन वो एट द एंड नहीं सुना पाता क्योंकि उसने वो पढ़ा ही नहीं होता। लेकिन ये सब होने के बाद भी उसे उसकी टीचर से डांट नहीं पड़ती। उसके टीचर कौन थे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। उसके फ्रेंच टीचर से उसे बिल्कुल भी इसके बारे में डांट नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं है, लेकिन ये उसके टीचर की, उसके पेरेंट्स की, पूरे एल्सेस सबकी गलती है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग कल पे टालते हैं अपने काम को। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है एक्ट ऑफ डिलेइंग वंस वर्क, अपने काम को कल के ऊपर डाल देना। हर कोई यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेट करता है और उसके बाद रिग्रेट करता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उसके टीचर क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम अपने बच्चों को फ्लावर्स को अपने पानी देने के लिए भेज देते थे, या फिर उन्हें हॉलीडेज़ दे देते थे जब उन्हें फिशिंग पे जाना होता था, और इसलिए वो खुद को ब्लेम करते हैं। और पेरेंट्स को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि फ्रांस के पेरेंट्स ये प्रेफर करते थे कि फ्रांस को मिल पे वर्क करने के लिए भेजा जाए रादर दैन स्कूल में पढ़ने के लिए। ग्रामर के लेसन के बाद उनका लेसन होता है राइटिंग का, और राइटिंग के बाद हिस्ट्री का। एक और चीज़ जो नोट करने वाली थी वो ये थी कि लास्ट लेसन वाले दिन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ध्यान से सुनना, लास्ट लेसन वाले दिन फ्रांस को वो सब कुछ समझ में आ जाता है जो उसके टीचर उसे समझा रहे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीजंस हैं। क्योंकि फ्रांस ने आज से पहले कभी भी इतनी अटेंशन के साथ कुछ पढ़ा ही नहीं होता, और दूसरी चीज़ उसके टीचर ने इतनी ज़्यादा पेशेंस और डिवोशन के साथ उन्हें पढ़ाया ही नहीं होता। जितनी ज़्यादा डिवोशन और पेशेंस उसके टीचर आज शो कर रहे थे पढ़ाते टाइम, उन्होंने वैसी पहले नहीं करी होती। और जितनी अटेंशन बच्चे लगा रहे थे पढ़ने में, उतनी अटेंशन उन्होंने कभी पे नहीं करी होती जब वो पढ़ते थे पहले लेसन्स अपने। तो यही दो रीजंस होते हैं किस लिए फ्रांस को और सारे बच्चों को वो सब कुछ समझ में आ जाता है जो उसके टीचर उसे समझाना चाहते हैं। लेट्स मूव फर्दर। Everything that is taught by M. Hamill that day is very well understood by everybody due to the fact that they listen the lectures with utmost attention and devotion. It is in honor of this last lesson that everybody is solemn. Solemn का क्या मतलब होता है, serious। ये इस लास्ट लेसन के ऑनर के लिए था कि आज हर कोई सीरियस था, including the teachers, villagers and students. The villagers sitting at the back are also keen to learn French as they can't learn it afterwards in the country that is theirs no more. अब जब कॉलोनाइजेशन होता है, जब जर्मनी ने फ्रांस कंट्री को
अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फ्रेंचमैन के लिए वो थी तो उनकी कंट्री, लेकिन वो उनकी भी नहीं थी। वो एक ऐसी कंट्री में रह रहे थे जो उनकी नहीं थी। अ कंट्री दैट इज़ देयर्स नो मोर। अब इतना पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि विलेजर्स पीछे आखिर क्यों बैठे थे। विलेजर्स भी इसलिए बैठे थे क्योंकि वो फ्रेंच सीखना चाहते थे। और क्यों सीखना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम में फ्रेंच नहीं सीखी होगी जब उन्हें स्कूल जाना होता था, और वो उसको बाद में अब सीख भी नहीं सकते क्योंकि वो अब एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो अब उनकी है ही नहीं। वो फ्रेंच होते हुए, फ्रांस में रहते हुए फ्रेंच ही नहीं सीख सकते क्योंकि क्या हुआ है, बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। M. Hamel describes French language as the most beautiful and logical language in the world, which shows his sense of patriotism and love for his country and language. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे मैंने आखिर पिजन की फोटो क्यों लगाई है। तो बेसिकली आई विल टेल यू द रीज़न वाई। जब ये सब लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं अटमोस्ट डिवोशन के साथ, तो काफ़ी सारे बीटल्स अंदर आ जाते हैं या फिर काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेज होती हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ अटेंशन पे नहीं करता। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है इससे कि बच्चे कितनी ज़्यादा अटेंशन और डिवोशन के साथ अपने अपने काम को कर रहे थे। इनफैक्ट फ्रांस ये चीज़ भी बोलता है अपने चैप्टर में, क्योंकि वो इस चैप्टर का नरेटर है तो वो इस चीज़ को मेंशन करता है कि क्या जो जर्मन लोग हैं वो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलना सिखा देंगे। इसका मतलब ये है कि एनिमल्स की, बर्ड्स की खुद की एक अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर और वो हमारी लैंग्वेज को भी समझते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रांस के ऊपर अब जर्मनी का कंट्रोल था, तो और क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी वहाँ पर इम्पोज कर दी थी, तो फ्रांस इस चीज़ को अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू और ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट डाल के बताना चाहता है कि किस अमाउंट में उनके ऊपर सब्जुकेशन हो रहा था। और जब किसी कंट्री के ऊपर कॉलोनाइजेशन होता है या फिर सब्जुकेशन होता है, तो उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मार्क माई वर्ड्स, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे भी उतना ही असर पड़ता है, इंक्लूडिंग द पिजन्स, इंक्लूडिंग द बर्ड्स एंड इंक्लूडिंग इट्स एनिमल्स। इसके बाद जो एम हैमिल हैं, उसके फ्रेंच के टीचर फ्रांस के, वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी कंट्री से और अपनी लैंग्वेज से। It must have hurt his feelings to leave the school after giving 40 years of faithful service, but he has to leave the country the next day. अब एम हैमिल जो हमारे टीचर हैं फ्रांस के, उन्होंने इस स्कूल में 40 ईयर्स तक पढ़ाया है। मार्क माई वर्ड्स, 40 ईयर्स तक पढ़ाया है। और अगर आप 40 ईयर्स तक किसी प्रोफेशन में, किसी ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हो, तो 40 ईयर्स की सर्विस के बाद अगर आपको वो चीज़ छोड़कर जाना पड़े, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, आपका दिल टूट जाता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, क्योंकि आप उस जगह के साथ, उस प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। और यही रीज़न है कि फ्रांस अपने स्टोरी में ये चीज़ नरेट करता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया, इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया होगा एम हैमिल की फीलिंग्स को, क्योंकि उन्हें 40 ईयर्स की सर्विस के बाद इस स्कूल को छोड़ के जाना था। At last, he writes Vive France on the blackboard, which means Long Live France, to show his students that France is a country of Frenchmen who can save it from being enslaved as long as they know and respect their own language and culture. अब होता क्या है कि क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, सबको पता है एक ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर चॉक से लिखते हैं, तो फिर जो एम हैमिल होते हैं वो इस बोर्ड के ऊपर लिखते हैं विवला फ्रांस। अब विवला फ्रांस का क्या मीनिंग होता है? बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े इधर मैंने देखो लिखा भी है, पिक्चर लगाई है, विवला फ्रांस। विवला फ्रांस का मतलब होता है इंग्लिश में लॉन्ग लिव फ्रांस। जैसे हम इंडिया के लिए बोलते हैं ना, भारत माता की जय, लॉन्ग लिव इंडिया, ऐसे हम अपने स्लोगन्स बनाते हैं बिकॉज टू शो आर लव एंड प्राइड फॉर आर कंट्री। तो यहाँ पर भी एम हैमिल लिखते हैं विवला फ्रांस अपने स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो फ्रेंचमैन की है, और फ्रेंचमैन मतलब फ्रांस में रहने वाले लोग उसे बचा सकते हैं एनस्लेव होने से। कब तक? जब तक वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को अपने साथ बिहोल्ड करके रखेंगे, अपने साथ पकड़ के रखेंगे और उसको जाने नहीं देंगे। जाने देने से मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल फ्रेंच लैंग्वेज जर्मन्स ने वहाँ से हटा दी, उन्हें बोला कि ऑर्डर्स दे दिए कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बट अगर फिर भी फ्रेंच लोग अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखते हैं, अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को नहीं जाने देते, हार नहीं मानते, तो एट द एंड जर्मनी को झुकना होगा और फ्रांस के लोग अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोएंगे और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख पाएंगे। आई होप दैट दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी वेरी क्लियर टू यू। इस चैप्टर से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है
कि हमें अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। और सेकेंडली हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने काम को कल पे डालेंगे तो वो कल कभी आएगा ही नहीं। कबीर जी का एक दोहा भी है कि आज करे सो अब कर। कल पे बात को मत टालो, जो काम करना है वो आज ही करो, अभी ही करो। दैट्स रियली a better option. So let's move further. The story gives the readers a powerful message to not procrastinate our work. Also, we must respect our language and culture. If we don't respect our country, others will have no reason to respect it. Our culture defines our identity, which can get lost if we don't respect it. आई होप ये पैराग्राफ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। आई विल रिपीट माई सेल्फ कि ये स्टोरी हम रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज देती है, और बेसिकली ये 2 मैसेज देती है, जिनमें से एक मैसेज ये है कि हमें अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब है अपने काम को कल पे डालना। और दूसरा मैसेज ये देती है कि हमें अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरों के पास भी कोई रीज़न नहीं होगा कि वो हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट दे। हमारा कल्चर हमारी आइडेंटिटी को शेप करता है, जो कि खो जाएगा अगर हम ही उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। सो बेसिकली अगर आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड या बाकी भावनाएं तो आप मेरी समझ ही गए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन पे लग जाएंगे। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय गाइस, टेक केयर।